So hello everyone, welcome to EduTap. Today we will discuss 25 solved PYQs of ABFM. Now the first question is which management theorist वो कौन से management theories थे जिन्होंने define किया था management as the process of planning, organizing, leading and controlling resources to achieve organizational goals efficiently and effectively. इसमें से कौन से management theories थे कि जिन्होंने ये management का process बताया था? That is option number C, Henry Fayol. Now moving on to the next question. Now question number 2. Question number 2 में हमसे पूछा गया है which among the following theories is known as satisfier and dissatisfier theory. इसमें से कौन सी थ्योरी है जिसको satisfier and dissatisfier का भी नाम दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए hierarchy of needs, XY theory, motivation hygiene theory या none of the above. So answer is option number C, that is motivation hygiene theory, जो हमें ये बताता है कि जो employees होते हैं किसी भी organization में या तो वो satisfied होते हैं या dissatisfied होते हैं. ऑलराइट, सो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी वर्किंग स्पेस में कि अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो हमें मोटिवेट नहीं करते, उनको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं. लेकिन अगर वो एब्सेंट हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट कह रही है कि हेनरी फेयोल इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड्स. Second statement says that Henry Fayol published his book, The Principles of Scientific Management in 1911. Third, scientific management is also known as Taylorism. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट सही है, हमें पता है हेनरी फेयोल को कहा जाता है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. व्हाई? बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिटन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर इन 1911. जो हेनरी फेयोल ने बुक लिखी थी वो लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पे इन 1916. Okay, so statement 2 is incorrect. And third, scientific management is also known as Taylorism. That is correct. So answer is option number 3. Statement 1 and 3 are correct. Now the next question, question number 4 is the dash School of Management believes in the use of technology for increasing efficiency of the employees with concentration on errors and their rectification. वो कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो इस चीज में बिलीव करता है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में. ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल और ट्रेडिशनल, बी नियो क्लासिकल, सी क्वांटिटेटिव या डी सिस्टम. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लासिकल और ट्रेडिशनल. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लासिकल में बहुत सारी डिफरेंट एजम्पशंस होती हैं जो एम्प्लॉयज के बारे में करते हैं. चलिए एक एक करके देखते हैं. So different assumptions are of classical or traditional school is that having an integrated and centralized system, जो सारी decision making power होती है वो top authority के पास होती है. Greater emphasis on production, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है production को increase करने पे. Concentration on errors in their rectification, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे हम जो production है उसको maximize कर सके और जो भी errors हैं उनको minimize करें. Assuming employees continuity irrespective of organizational change, जितने भी organization में changes होते हैं तब ऐसा आजकल assume किया जाता है कि जो employees हैं वो धीरे धीरे ढलने में time लेते हैं. बट अगर क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो कहते थे कि एम्प्लॉयज एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते और उनकी कंटिन्यूटी सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज हुआ हो. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एन अकाउंटिंग मॉडल, एक अकाउंटिंग मॉडल पे बेस्ड होते हैं. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखे जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए. एंड लास्ट इज गिविंग इक्वल वेटेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज, चाहे कोई किसी भी पोस्ट पे काम करता हो या कितना ही एक काम हार्ड वर्किंग हो दूसरा कम हार्ड वर्किंग हो, लेकिन यहाँ सारे काम क्या है बराबर ट्रीट किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. A कह रहा है human beings have wants and desires which influence their behavior. B, since needs are many, they are arranged in order of importance from basic to complex. C, the person advances to the next level of need only after the
lower level need is satisfied completely. And D, once a lower level need is satisfied, it no longer motivates behavior and individual focuses on the next higher level need. तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू. वाई? पहले स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी नीड्स एंड वांट्स की वजह से होता है, जो भी हमें चाहिए अपनी लाइफ में. दैट इज ट्रू. बी कह रहा है कि जो हमारी नीड्स हैं बहुत सारी हैं, तो हम उन्हें एक इंपॉर्टेंस के लेवल में अरेंज करते हैं. लाइक इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हमने इसे पिरामिड के फॉर्म में अरेंज किया है. पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स की जो भी हमारी फिजिकल नीड्स हैं, जैसे कि हंगर हो गया, हाउस हो गया. देन सेफ्टी नीड्स में आता है जॉब सिक्योरिटी वगैरह. देन लव एंड बिलोंगिंगनेस. देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये हमारी नीड्स हैं जो पिरामिड की फॉर्म में शो की जाती हैं. नाउ सी, द पर्सन एडवांसेस टू द नेक्स्ट लेवल ओनली आफ्टर लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड. जब नीचे की सारी नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी जो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अरेंज्ड है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगी, तब ही हम मूव कर पाएंगे सेफ्टी नीड्स की तरफ. ओके. नाउ डी कह रहा है कि जब तक हमारी लोअर लेवल नीड जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, हम नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी मोटिवेशन है वो भी उन नीड्स के लिए नहीं रहेंगी जो सेटिस्फाई हो चुकी हैं. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाई इज प्लानिंग कंसिडर्ड द बेसिस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन. ऐसा क्यों है कि प्लानिंग को एक बेस कंसिडर किया जाता है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए? ए, because it promotes chaos in management. B, because it provides direction for efforts. C, because it avoids uncertainty. या D, because it eliminates the need for controlling. So answer is option number B, because it provides direction for all efforts. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एफर्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाए जाते हैं, ये कौन डायरेक्ट करता है? बेसिकली प्लानिंग. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 6 इंटरनल फैक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं? फर्स्ट, परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल या फिफ्थ, लोकल. इनमें से कौन से हैं जो पार्ट हैं? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 4, दैट इज इकोनॉमिक एंड technological. So what are the other factors? Let's have a look into that. So what are the other factors? Pestle analysis में हम basically जो macro environmental factors होते हैं उन पे फोकस करते हैं, right? So these are political, economic, social, technological, legal and environmental factors. Now next is question number 8. Question number 8 में पूछ रहा है कि जो expression होता है span of management, इसका क्या मतलब होता है? Span of management: A, the scope of a manager's duties and responsibilities. B, the responsibility of a manager. C, the maximum number of a direct subordinates that can be effectively managed by a single supervisor. या D, none of the preceding options. So basically the answer is option number C. Why? इट टेल्स कि जो भी मैनेजर है ऊपर हमारे, उसके अंडर मैक्सिमम कितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट फर्म इज इवैल्यूएटिंग अ पोटेंशियल स्टॉक इन्वेस्टमेंट यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. CAPM यूज करके हमारी जो फर्म है वो इवैल्यूएट कर रही है पोटेंशियल स्टॉक को फॉर इन्वेस्टमेंट. द करंट रिस्क फ्री रेट, जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो कितना है? 3.5%. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इज 12% एंड लेवरेज बीटा इज 1.8. तो अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो फॉर दिस स्टॉक यूजिंग CAPM मॉडल. सो ऑप्शन इज 11.60, 15.80, 18.80 या D 20.20. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो क्या होता है? दैट इज रिस्क फ्री रेट प्लस लेवरेज बीटा इनटू एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट. सो अगर हम वैल्यूज डालें तो हमारा क्या आएगा आंसर? दैट इज 3.5%, 3.5% प्लस लेवरेज बीटा 1.8 इंटू रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न दैट इज 12%. इसमें से 3.5% लेस कर देंगे
So it will come to 3.5% plus 1.8 into 8.5. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18.80. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है जो स्पेशलाइज करता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED बल्ब्स. रिसेंटली इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया है इनकी कॉस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए. जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है दैट इज मंथली डिमांड एंड प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 1200 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 1000 per unit, fixed cost is 12 lakh per month. Under ABC method it was noted that कि कुछ specialized processes हैं, बहुत सारे specialized processes हैं. इनमें से एक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का. अब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स क्या है? असेंबल्ड होती है इन बैचेस ऑफ 50 यूनिट्स एंड आफ्टर असेंबलिंग अ बैच ऑफ LED मॉडल इन क्वेश्चन द नेक्स्ट बैच इज फॉर अनदर मॉडल. जब एक बार ये बैच कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट बैच दूसरे मॉडल का होता है एंड दस देयर इज अ नीड टू recalibrate machines after each batch. हर बैच को प्रोड्यूस करने के बाद मशीन को दोबारा सेटअप करना पड़ता है और इसकी कॉस्ट इनकर होती है दैट इज ₹600. Covering calibration and machine maintenance and previously these costs were linked together with the fixed cost. पहले ये सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के साथ लिंक होती थी बट अब ये सेपरेटली हम कैलकुलेट करेंगे एंड बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा डिटरमिन द प्रॉफिट पर मंथ ऑफ XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर देयर LED मॉडल अप्लाइंग द ABC मेथड. तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देन विल कम टू द आंसर. सो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन इज दैट कि प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन. और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन इज सेल्स प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1200 पर यूनिट लेस 1000. तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 200. अब प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट वी नीड कि जो भी हमारी मंथली डिमांड है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे कंट्रीब्यूशन के साथ और लेस कर दे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट. अब हमें ये तो पता है मंथली डिमांड हमारी 15,000 थी, इसको इंटू कर देंगे कंट्रीब्यूशन से दैट इज 200 जो हमने निकाला था लेस फिक्स्ड कॉस्ट जो 12 लाख पर मंथ थी प्लस सेटअप कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए हमने देखा था कि हम 15,000 यूनिट्स मंथली प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक बैच में 50 यूनिट्स बना रहे हैं तो कितने बैचेस लगेंगे? 300. और एक बैच को सेटअप करने की कॉस्ट कितनी है? 600 एंड सो दिस विल कम टू 1,80,000. अब इनको जब माइनस करेंगे योर आंसर विल कम टू 16,20,000. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज एंड अदर कॉमन सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट आर रेफर्ड एज common services within the context of an infrastructure that aids entrepreneurs in the early stage of the startup life cycle. These are known as जो startups को early stage में help करते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम incubators. Okay, so incubators बहुत सारी चीजें provide करते हैं जैसे training, workspace, mentorship, access to resources. जो भी हमारी न्यू कंपनीज हैं इनको सपोर्ट करने के लिए इन देयर अर्ली लाइफ साइकिल्स. एंड प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज किसको कहते हैं? बेसिकली रेडी टू यूज वर्क स्पेसेस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 500 रुपीज इज बीइंग सोल्ड फॉर 520. 500 पार वैल्यू है एंड व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस इफ कन्वर्जन रेशियो इज 20. कन्वर्जन प्राइस निकालना है व्हेन कन्वर्जन रेशियो इज 20. सो ऑप्शंस आर गिवन A 15, B 20, C 25 या D 30. तो अगर हम कन्वर्जन प्राइस निकालते हैं सो व्हाट इज द फॉर्मूला? कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो. सो हियर आंसर इज पार वैल्यू क्या गिवन है? 500 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो इज 20. सो दिस विल कम टू 25. So answer is option number C. Now question number 13. Question number 13 हमसे पूछ रहा है what is mezzanine financing? So it is a type of debt financing या B it is a type of equity financing.
C, a hybrid of both debt and equity financing, या D, a type of venture capital financing. So mezzanine financing is a type of a hybrid financing with elements of both equity and debt. तो जब भी किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है वो मेजनीन फाइनेंसिंग को ऑप्ट कर सकती है, जिसमें दोनों के ही एलिमेंट्स होते हैं, डेट के भी और इक्विटी के भी, और क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हम देखते हैं। जो बाकी फीचर्स हैं मेजनीन फाइनेंसिंग के वो ये हैं, हाइब्रिड नेचर होता है इनका, हमने बताया है कि डेट और इक्विटी दोनों के ही एलिमेंट्स इसमें होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, इनके पास ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। थर्ड, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई रहता है। No collateral is required in mezzanine financing. And fifth is equity upside. What is this? Lenders often have the opportunity to share in the company's future securities, basically future securities through equity participation or warrants. जो lenders हैं mezzanine financing के, वो opportunity, उनके पास ये opportunity होती है कि वो future में company के shares हैं, जो securities हैं, इनमें participate कर सकते हैं, या जो भी उनकी equities है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कह रहा है इन हिलर मॉडल ऑफ रिस्क एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हिलर मॉडल हम यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, what specific aspect of cash flow is utilized to determine the level of risk associated with the cash inflows? कौन से specific aspect को cash flow के utilize किया जाता है determine करने के लिए risk associated with cash inflows? So A कह रहा है the total sum of all expected cash flows over the entire duration of investment accounting for the yearly financial gains. ये overall expected cash flow पे verify कर रहा है, basically ध्यान दे रहा है, तो this is not the answer. B, the degree of correlation or lack thereof among the cash flows across different years, reflecting the interdependence of annual financial returns. जो annual financial returns हैं उन पे फोकस कर रहा है, ये वेरिएबिलिटी पे फोकस तो कर रहा है बट उस एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा जिस पे हिलर मॉडल करता है, और वो क्या है अभी हम समझते हैं। C, the initial investment amount in comparison to the NPV of the cash flows, analyzing the overall profitability of the investment. Option number C is focusing on the initial investment and not the variability of cash flows. So obviously D बच गया, answer is option number D. Option number D is saying the standard deviation of cash inflows, which indicates the extent of their deviation from the average or mean value, signifying the volatility of returns. तो हिलर मॉडल हमारा जो स्पेसिफिक चीज यूज कर सकता है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट यूज करता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको याद रखना, अगर आपने इतना भी याद रखा होता तो आप इजीली बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो भी हमारे कैश इनफ्लोज में जो भी डेविएशंस हैं मीन से या एवरेज से, उस पे वो ध्यान देता है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So next is question number 15. Question number 15 is saying a company produces and sells 12,000 टी-शर्ट। एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और बेच रही है 12,000 टी-शर्ट। सेलिंग प्राइस एक टी-शर्ट का कितना है? 600 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 25,50,000। अब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज DOL। ऑल्सो इफ सेल्स आर अप बाय 10%, अगर वो कह रहा है कि दूसरे केस में अगर सेल्स 10% अप हो रही हैं तब इम्पैक्ट क्या होगा हमारे EBIT पे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एंड लेट्स लुक इनटू द आंसर। सो नाउ अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे पहले। सेल्स रेवेन्यू 12,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते थे और सेल करते हैं, और 600 रुपए एक का सेलिंग प्राइस है, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया? 72 लाख। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? जो 12,000 यूनिट्स थी उससे मल्टीप्लाई करना है किसको? सेल्स प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट अगर हम करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दैट इज 400। 600 लेस 200, तो 48 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें निकालना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट को। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी? 25,50,000। इसको लेस कर देंगे 48 लाख में से, तो आंसर आ जाएगा 22,50,000। अगर मैंने बताया था आपको DOL कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन और EBIT, और दोनों को डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT एंड दिस विल कम टू 2.13। कंट्रीब्यूशन कितना था? 48 लाख। EBIT कितना है? 22,50,000। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम टू 2.13। अब याद करो उसने कहा था कि 10% अगर हमारी सेल्स बढ़ जाए तो EBIT पे कितना इम्पैक्ट आएगा। सो ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा कितना है? 2.13।
इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो चेंज है और ओरिजिनल ईबीआईटी है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें अभी चेंज पता नहीं है तो इसको हम x ले लेंगे, डिवाइड बाय 22,50,000 एंड होल डिवाइड बाय जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स है कितना है 72 लाख का 10%, दैट विल कम टू 7,20,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब जब आप इस पूरे चीज को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे, देन दिस विल कम टू 66.56। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 66.5। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब कह रहा है इन लुइंस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में लुइंस मॉडल होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है, इट बिगिंस विद डैश स्टेज वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स फॉर चेंज एक्नॉलेजिंग इट्स नेसेसिटी एंड सिग्निफिकेंस। फिर सेकेंड चेंज जहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन अकर होती है ये बताना है, रिक्वायरिंग टाइम फॉर एडजस्टमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। फिर थर्ड stage, the dash stage sees the organizational returning to stability with employees adapting to and accepting the new changes. And this model is often linked to the transition of ice cream from solid to dash to illustrate स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये जो लुइन मॉडल है ना इसको एक चीज से कंपेयर किया गया था, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। तो ये बताते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंप्लीमेंट करना होता है तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। और यहाँ पे किसको इलस्ट्रेट किया है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है जैसे जाती है वैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आता है। अनफ्रीज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ प्रिपेयर करती है चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए, ये दिखाती है कितनी अर्जेंसी है और चेंज क्यों रिक्वायर्ड है। फिर आता है चेंज स्टेज, सेकेंड स्टेज, जो कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है क्योंकि जब ट्रांजिशन होता है तो एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रीफ्रीज, जब एक बार चीज़ें एडजस्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज को आदत हो जाए, अडेप्ट हो जाए वो न्यू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के, तो उसको वापस रीफ्रीज कर दिया जाता है। और ये क्या दिखाता है, बेसिकली ट्रांजिशन ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है what kind of merger takes place when two companies whose lines of business are completely unrelated to one another have nothing in common but still decide to join forces। वो कह रहा है उस मर्जर को क्या कहते हैं जहां दो कंपनीज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं, प्रोडक्शन अलग है एंड सेल्स अलग है, मतलब कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, स्टिल डिसाइड करते हैं कंबाइन करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। तो उसको कौन सा मर्जर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमेरेट, सी अमेलगमेशन या डी वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स किसे कहते हैं। ए बॉन्ड्स इशूड बाय इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंपनीज ओनली, ये वो बॉन्ड्स हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनीज इशू करती हैं। या बी बॉन्ड्स दैट हैव स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फाइनेंस क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, इनको फाइनेंस करने के लिए। सी बॉन्ड्स दैट आर ट्रेडेड ऑन ग्रीन एक्सचेंज, जो ग्रीन एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो हैं ये। या डी बॉन्ड्स विद लोअर इंटरेस्ट रेट ड्यू टू देयर इन्वायरमेंटल फोकस। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ये वो बॉन्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली इशू किए जाते हैं फॉर द पर्पस कि हम फाइनेंस कर सके क्लाइमेट एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स को। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो स्मार्ट गोल्स हैं इसमें एस का क्या मतलब है, स्पेसिफिक, सिग्निफिकेंट, सिंपल या सपोर्टिव। सो आंसर इज स्पेसिफिक। एक गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और बाकी का क्या मतलब है, SMART का। सो स्मार्ट में जो बाकियों का मतलब है वो है पहला तो स्पेसिफिक जो हमने क्वेश्चन में बताया, दैट इज क्लियरली डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट इज मेजरेबल, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, हाँ, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर पाए। अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो अचीवेबल ही नहीं है, लिमिटेड लिमिट्स में वो अचीवेबल होना चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट नहीं करने हैं। एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम के अंदर अंदर वो जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट अ प्रोजेक्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है हमारा तो उसका क्या मतलब है। ए द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ रिटर्न just equal to the initial investment indicating break even status
फ्रॉम अ प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव। अगर हमारे जो प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है, जो यील्ड है उनका एक्सपेक्टेड, वो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है, ना कि ग्रेटर देन 1। B. It is indicative of a project that has a present value of expected cash flows which are insufficient to recover the initial investment, signaling a loss. अगर वो लॉस सिग्नल कर रहा है then PI is less than 1, मतलब हम उतना जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। C. The profitability index being greater than 1 signifies that the present value of future cash inflows surpasses the initial outlay, suggesting the project's profitability. अगर हमारे पास greater than significant है, present value जो हमारी है future cash flows की, अगर वो हमारे investment से ज़्यादा है, cash outlay से ज़्यादा है, then PI हमारा greater than 1 होता है। And D क्या कह रहा है? Profitability index greater than 1 demonstrate the project will have a high risk since the expected cash inflows are significantly higher than initial investment. जो हमारे profitability index है अगर greater है तो हमें low risk दिखाता है, ना कि high risk. So answer is option number C, that means PI is equal to 1. Profitability index से basically हम measure करते हैं किसी भी investment की attractiveness को, कि जो भी उसके future cash flows हैं उनकी क्या value होगी, कितने वो attractive हैं। तो PI basically calculate ही ऐसे किया जाता है, present value of future cash flows divided by initial investment. Now let's move on to the next question, that is question number 21. Next is question number 21. Which of the following statement about a special purpose acquisition company, that is SPAC, is incorrect? Option A. An SPAC is an entity specifically set up with the objective of acquiring a firm in a particular sector. B. An SPAC aims to raise money in an initial public offering without any operations or revenues. C. If the acquisition is not made within 1 year of IPO, the SPAC is delisted and the money is returned to the investors. या D. SPAC companies are also known as blank check companies. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? That is option number C. ठीक है, तो अगर 1 साल के अंदर एक्विजिशन नहीं होता है ऑफ आईपीओ तो एसपीएससी को डीलिस्ट कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एसपीएससी को ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मनी रेज करती हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक बिजनेस प्लान्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 5 लाख, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है 2 लाख, डेप्रिसिएशन हमारा साल में 1 लाख का है। अब कह रहे कैलकुलेट करो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ARR यूजिंग एनुअल बेसिस फॉर्मूला। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो जो हमारा एनुअल बेसिस फॉर्मूला है ARR का, वो क्या कहता है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इनटू 100। तो ये चीजें हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट जो बिगनिंग में है वो 5 लाख है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के पहले का प्रॉफिट 2 लाख है और डेप्रिसिएशन 1 लाख का है। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हमें पूछा है तो जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एंड दिस विल कम टू 1 लाख। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 1 लाख डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिगनिंग में था ईयर के, दैट इज 5 लाख गिवन हियर, डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100, तो दिस विल कम टू 20%. So answer is option number D. Now next question is question number 23. Each of the following are the features of payback period method except A. Payback period method takes time value of money into account. B. Payback period method identify period in which initial investment in the project is fully recovered. C. The shorter the period of recovery for initial investment, the lesser the risk and the better the profitability of the earnings. D. The payback period ignores the cash flow beyond the payback period and hence ignores profit aspect. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है पेबैक पीरियड मेथड के बारे में वो सही नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या कह रहा है,
पे बैक पीरियड अकाउंट करता है, मतलब अपनी कंसिडरेशन में लेता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, नहीं ऐसा नहीं है। पे बैक पीरियड मेथड इग्नोर करता है कंप्लीटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। बाकी सारे पॉइंट सही हैं। पे बैक पीरियड मेथड का मतलब भी यही होता है कि कितने टाइम में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगी या फुली रिकवर हो जाएगी, ठीक है। जितना शॉर्टर पीरियड होता है उतना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। Now next is question number 24. Question number 24 कह रहा है in the context of discounted cash flow valuation, which model uses the weighted average cost of capital as the discounted rate applied to the free cash flow to the firm, that is FCFF. वो कौन सा discounted cash flow valuation है in the context of discounted cash flow valuation, वो कौन सा method है जो WACC को use करता है as the discount rate और apply करता है free cash flows पे. So option A economic profit model, एंटरप्राइज DCF मॉडल, इक्विटी DCF मॉडल या डी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटरप्राइज DCF मॉडल. ये एक तरीके का वैल्यूएशन मेथड है जो यूज किया जाता है टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी. Right, so let's move on to the next question. So question number 25 and last question. Dash refers to the investment in foreign securities which can take various forms such as treasury bills, mutual funds, equities and more. So answer is option number A, domestic institutional investors, option B, external commercial borrowings, C, foreign direct investment या D, international portfolio investment. So this is very easy question. Answer is international portfolio investment. यूज किया जाता है जो हम फॉरेन सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. सो थैंक यू एवरीवन. आज हमने कंप्लीट किए हैं 25 क्वेश्चंस ABFM के. आई होप आपको ये हेल्प करेंगे और PYQ की अंडरस्टैंडिंग लेने में आपको मदद करेंगे.